मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपरेशन कर रहे थे बेटा अल्किल हैलाइड की, और वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम कुछ एक दो अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, जो कि हमारे पास काम आते हैं बीच में, है ना। चलिए तो आज का टॉपिक है बेटा, हेडिंग लिखिए बेटा, लिविंग ग्रुप। आज का हेडिंग है बेटा अपना लिविंग ग्रुप, जिसको आप एल डॉट और जी डॉट से भी आप पढ़ सकते हैं। लिविंग ग्रुप जिसको आप एल डॉट और जी डॉट से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब लिविंग ग्रुप होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बेटा। सबसे पहले मान लो कि आपके पास RX है, आपके पास कोई क्या है बेटा, RX क्या हो गया आपका, एल्किल हैलाइड। RX का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपका एल्किल हैलाइड। अब मान लो यहाँ पर पीछे से अटैक हुआ है, किसने किया बेटा, न्यूक्लियोफाइल ने। अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, ये आपको आज अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में बहुत बढ़िया पढ़ा चुका हूं, 11th में आपने पढ़ा होगा। और अभी भी अगर आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है बेटा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये एल्किल हैलाइड है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल ने इस R के ऊपर अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या किया, अटैक किया, है ना, रिएक्शन करने के लिए। या ऐसा सोच लो कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मान लो किसी न्यूक्लियोफाइल से हो रही है, तो होगा क्या बेटा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, और उस वजह से क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, जैसे ये धीरे धीरे से अटैक करेगा, और वैसे वो X माइनस जो है, यहाँ पर X क्या है बेटा, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ये R का मतलब यहाँ पर कार्बन है, और X का मतलब क्या है यहाँ पर, हेलोजन। तो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा। तो रिएक्शन किस तरह से होगी, ये रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि इस R से तो NU क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐड हो जाएगा। ये मान लो ये NU और R दोनों ऐड हो गए, और इसके बाद ये X क्या हो गया बेटा, X माइनस अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुई। अब इसमें अगर हम बात करें RX, तो क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है ये क्या बेटा अपना रिएक्टेंट है, और उसके बाद जो आपका ये बना RNU, ये आपका बन गया बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो X निकला बेटा, ये जो X निकला यहाँ पर रिमूव हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। और जिसने अटैक किया बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो लिविंग ग्रुप के ऊपर रहेगा, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के ऊपर रहेगा, कि कौन सा ग्रुप जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, कौन सा बैड लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब कि कौन इजीली यहां से रिमूव हो जाता है और कौन इजीली रिमूव नहीं होगा। वैसे हम पढ़ेंगे आज कि न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो 3-4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो लिविंग ग्रुप की बात करें तो डेफिनेशन लिखिए बेटा, लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, स्पीसीज ये हम डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा किसकी, लिविंग ग्रुप की लिख रहे हैं ना। स्पीसीज which depart from reactant molecule along with bond pair of electrons is called living group। चलिए तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा बेटा, डेफिनेशन में हमने नोट डाउन किया है कि ऐसी स्पीसीज जो कि डिपार्ट होती है, डिपार्ट का मतलब आप जानते हो बेटा, निकलना, यहाँ पर जाना। कहां से बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। तो जो स्पीसीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से डिपार्ट होती है, और कैसे बेटा, अलोंग विद क्या बेटा, अलोंग विद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगी बेटा, डिपार्ट होगी। तो देखो X ने क्या किया बेटा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। दोनों कौन से इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका था ही सही, और एक इसका भी लेके चला गया बेटा, है ना। तो यहाँ पर X को हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा।
एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। जैसे मान लो आपके पास क्या है, CH3Cl है, CH3Cl वो एल्किल हैलाइड ही है। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे, मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे बेटा, मिथाइल क्लोराइड। अब मान लो जैसे OH माइनस, क्या बेटा, OH माइनस ने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, या मैं बोलूं कि मिथाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक किया बेटा ना। तो उससे क्या होगा कि जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखो OH माइनस के पास भी लोन पेयर होते हैं, और इसके अटैक की वजह से या रिपल्शन की वजह से क्या होगा बेटा, Cl माइनस क्या होगा, यहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पर वापस जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 के साथ तो कौन लग गया बेटा, OH लग गया, और Cl माइनस यहाँ पे निकल जाएगा। Cl पे माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि Cl के पास जब ये निकला यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था इसे, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी लेके आया, और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर OH माइनस क्या है, OH माइनस बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर OH माइनस क्या है, यहाँ पे बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है। CH3Cl क्या है बेटा, यहाँ पर CH3Cl यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है। ये जो बना आपका ये प्रोडक्ट है, और जो निकला वहां से लोन पेयर के साथ वो कौन सा बेटा, लिविंग ग्रुप है। चलिए, तो एग्जांपल से अभी तक मैंने ये समझाने की कोशिश की बेटा कि लिविंग ग्रुप होता क्या है ना। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जो डिपार्ट होता है विद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलोंग विद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलेंगे बेटा लिविंग ग्रुप। चलिए, अब लिविंग ग्रुप में हम बात करेंगे बेटा लिविंग एबिलिटी की, यानी कि कौन से ग्रुप जो है वो गुड होते हैं और कौन से बैड होते हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि बैड लिविंग ग्रुप क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है। चलिए, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लिविंग एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं बेटा, है ना। कौन लिविंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है, और कौन से ग्रुप या कौन से फैक्टर लिविंग एबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो अगला आता है बेटा अपना लिविंग एबिलिटी। अब हम लिविंग एबिलिटी की अगर बात करें बेटा, तो लिविंग एबिलिटी बेसिकली है क्या बेटा, आप इसको मान सकते हो कि लिविंग ग्रुप की डिपार्ट होने की टेंडेंसी। लिविंग एबिलिटी का मतलब क्या है, लिविंग ग्रुप जो होता है उसकी डिपार्ट होने की टेंडेंसी, कि वो कितना जल्दी डिपार्ट होगा, या मतलब कितने टाइम बाद डिपार्ट होगा, या इजीली डिपार्ट होगा या इजीली डिपार्ट नहीं होगा, है ना। तो अगर जो आसानी से निकल जाता है बेटा ना, जो आसानी से डिपार्ट हो जाएगा, इजीली डिपार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे बेटा गुड लिविंग ग्रुप। और जो आसानी से रिमूव नहीं होगा, आसानी से डिपार्ट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे बेटा बैड लिविंग ग्रुप। तो लिविंग एबिलिटी जो है वो किसके बारे में बताती है बेटा, लिविंग ग्रुप की नेचर के बारे में बताती है। किसके बारे में बताते हैं, लिविंग ग्रुप की नेचर के बारे में बताती है कि वो गुड है या बैड है। तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि लिविंग एबिलिटी जो है यहाँ पे, चलिए तो यहां से लिख देता हूं बेटा मैं, लिविंग एबिलिटी is directly proportional to stability of anion। क्या लिखा बेटा मैंने, लिविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा जिस एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिस एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी लिविंग एबिलिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि वो एक गुड लिविंग ग्रुप होगा बेटा, है ना। अब हम बात करें कि एनाइन की स्टेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं बात करूं बेटा कार्ब एनाइन, अब कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, तो मेरे पास दो ग्रुप थे, एक प्लस आई ग्रुप और एक माइनस आई ग्रुप। अगर मैं प्लस और माइनस आई से जाऊं बेटा, तो कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो माइनस आई ग्रुप बढ़ाते हैं, पता होना चाहिए आपको। और कार्ब कैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कौन इंक्रीज करता है बेटा, प्लस आई ग्रुप इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर एनाइन की बात चल रही है बेटा, तो एनाइन जो है, एनाइन की स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेंगे, माइनस आई ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो लिविंग एबिलिटी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। और आप जानते हो स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज के। स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बेटा चार्ज के। तो ये वाला फैक्टर भी आप ले सकते हो। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि एनाइन की अगर बात करें तो एनाइन की स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन से बेटा, माइनस आई ग्रुप। और अगर माइनस आई के डायरेक्टली होगा
तो वो हो जाएगा बेटा प्लस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो मैं फैक्टर लिखा रहा हूं बेटा, है ना। उसके अलावा एक और चीज याद रखना बेटा कि लिविंग एबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते बेटा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज का मतलब ऐसा है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर चार्ज है, किसी एटम पे चार्ज है, तो वो जितना ज्यादा डिस्पर्ज होगा। अब डिस्पर्ज कैसे होता है बेटा, वही वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि माइनस आई ग्रुप वाले जितने ज्यादा लगे होंगे, क्योंकि माइनस आई ग्रुप वही काम करता है बेटा। माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं कि माइनस आई ग्रुप वहां से चार्ज को क्या करते हैं बेटा, वो अपनी तरफ क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्टिव करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उस वजह से चार्ज कम हो जाता है, और चार्ज कम होने की वजह से लिविंग एबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है ना। तो जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे, वो जो चार्ज है वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, डिस्पर्ज हो जाएगा। तो डिस्पर्जन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो। यानी कि ये तो एक तरह से बेटा लिंक ही है। कैसे कि जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा, तो अब डिस्पर्जन कितना ज्यादा होगा बेटा, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे होंगे। माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, चार्ज को कम करते हैं, और चार्ज कम हो गया तो लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब मिले हुए हैं। दूसरा एक आता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो लिविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अब याद रखना लेकिन बेटा कि जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर चेक करो, या मैं बोलूं कि ये वाला फैक्टर कब अप्लाई करना है, फॉर पीरियोडिक एलिमेंट के लिए। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब यूज करना है बेटा, फॉर पीरियोडिक एलिमेंट के लिए यूज करना है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं बेटा ओनली फॉर, तो स्पेस कम है बेटा, कहता हूं ओनली फॉर पीरियोडिक एलिमेंट। यानी कि वो एटम या वो एलिमेंट जो कि पीरियड के हैं, उनके लिए अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यूज कर सकते हैं। चलिए आपको बता दो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं बेटा कि लिविंग एबिलिटी। लिविंग एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते बेटा किसके, एनाइन के, स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा स्टेबल होगा लिविंग एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। या फिर आप चार्ज के देख लो, माइनस आई के डायरेक्टली होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली होता है ना। और भी है, और भी कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा मैं। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा कि लिविंग एबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा, ये कंटिन्यू में ही है बेटा ना, मतलब जगह नीचे लिखा मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा साइज ऑफ एटम। तो एटम की साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। लेकिन फिर से याद रखिए बेटा, साइज वाला जो है, साइज वाला फैक्टर का भी यूज करना है बेटा आपको, ये यूज करना है फॉर ग्रुप एलिमेंट। यानी कि वो एलिमेंट जो एक ही ग्रुप के हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो एलिमेंट जो एक ही ग्रुप के हैं, तो एक ही ग्रुप के लिए आप कौन सा फैक्टर यूज कर सकते हो, साइज वाला फैक्टर यूज कर सकते हो। और साइज वाला फैक्टर क्या बोलता है कि साइज ऑफ एटम जितनी ज्यादा होगी उसकी लिविंग एबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। यानी कि बड़े लार्ज साइज का एटम जो है वो क्या करेगा बेटा, उतना ही जल्दी ग्रुप क्या होगी, गुड लिविंग ग्रुप होगा, है ना। जो बड़ी साइज का, लार्ज साइज का एटम होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। लेकिन फिर से याद रहे ये कब अप्लाई करना है बेटा, फॉर ग्रुप एलिमेंट के लिए अप्लाई करना है। अभी जो मैं बोल रहा हूं बेटा वो आप सुनते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, इसके बाद में मैं एग्जाम्पल दूंगा, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। हर चीज एग्जाम्पल से क्लियर होती है। उसके अलावा एक चीज याद रखना बेटा कि लिविंग एबिलिटी जो है वो बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। लिविंग एबिलिटी जो है बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो लिविंग एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ एनाइन। तो बेसिसिटी अगर नहीं पता तो इतना सा बता दो बेटा कि हम जैसे बात करें लेविस बेस की, या हम सिंपल बेस की बात करें, तो बेस यानी बेसिसिटी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कौन अच्छा बेस है और कौन बढ़िया बेस नहीं है। तो बेसिसिटी और लिविंग एबिलिटी, है ना, दोनों क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। यहां पर बेस जो है आप लेविस बेस मान के चल सकते हो। चलिए वो ठीक है।
तो ये था बेटा लिविंग ग्रुप वाला फैक्टर। आप अगर लिविंग एबिलिटी निकालोगे तो आप बेसिसिटी भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको बेसिसिटी निकालना आती है, अगर आपको बेसिसिटी निकालना आती है तो आप लिविंग एबिलिटी निकाल सकते हो। ये बेसिसिटी ऑफ एनाइन है जो 11th क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है बेटा, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, है ना। तो आई होप कि आपने वहां पे पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, आप पहले लिविंग एबिलिटी निकाल लेना फिर बेसिसिटी निकाल देना। चलिए अब कुछ एक दो मैं एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे आपको दिया गया है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और आयोडीन माइनस। आपको ये 4 एटम दिए गए हैं और बोला गया है, आपको 4 एटम दिया गया है, बोला गया है बेटा कि इनको लिविंग एबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर सिंपल कि ये बताओ कि कौन बैड लिविंग ग्रुप है और कौन गुड लिविंग ग्रुप है। तो आप देखो कि एटम कौन से, ये वैसे तो एनाइन है बेटा, मतलब एटम देखो, है ना, कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या जैसे मैं बात करूं कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये जो एनाइन है, ये जो एनाइन है किसके बेटा, एक पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, है ना, ग्रुप नंबर 17 में आते हैं बेटा। तो पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, और आपको देखो भी जस्ट मैंने लिखाया है कि ग्रुप के लिए आपको क्या चेक करना है बेटा, साइज चेक करनी है। तो साइज जितनी ज्यादा होगी, साइज जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा बेटा, उसकी लिविंग एबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो आप देखो इनमें साइज किसकी ज्यादा होती है बेटा, आयोडीन की। तो सबसे ज्यादा लिविंग एबिलिटी किसकी होगी बेटा, आयोडीन की सबसे ज्यादा लिविंग एबिलिटी होगी। उसके बाद साइज किसकी होती है, ब्रोमीन की। उसके बाद साइज किसकी, क्लोरीन की। उसके बाद साइज किसकी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की क्या बेटा, सबसे कम साइज है, तो इसकी लिविंग एबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। यानी कि अगर इन चारों में हम बात करें, तो आयोडीन, इन चारों में आयोडीन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा गुड लिविंग ग्रुप। आयोडीन कौन सा होता है बेटा, गुड लिविंग ग्रुप। और यहाँ पे फ्लोरीन कौन सा हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा बेटा बैड लिविंग ग्रुप। चलिए ये याद रहेगा आपको। तो ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा बेटा, ये ऑर्डर लिखा है आपको लिविंग एबिलिटी का। ये ऑर्डर किसका है बेटा, लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर है, लिविंग एबिलिटी का मैंने ये ऑर्डर लिखा है। और याद है बेटा कि लिविंग एबिलिटी जो है वो बेसिसिटी के क्या होती है, इनवर्सली होती है। ये अच्छा, ये कैसे लिख दिया कि इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है तो लिविंग, साइज इंक्रीज हो रही है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। और दूसरी चीज याद है बेटा कि बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी दोनों क्या होता है बेटा, इनवर्स होता है। तो इसमें अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो याद रखना बेटा, इसमें जो बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा वो जस्ट इसका रिवर्स आएगा। कैसे कि अच्छा, वैसे बेसिसिटी अगर आपने 11th क्लास में पढ़ी हो, देखो बेसिसिटी का मतलब होता है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट कर देगा। तो देखो इनके पास, सबके पास लोन पेयर होता है बेटा, लेकिन फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से फ्लोरीन के लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, और रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, डोनेट कर देगा। बेसिकली कई बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फैक्टर यूज करते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा और वो डोनेट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं बेटा, बेसिकली क्या है कि जो आप कंपैरिजन कर रहे हो उनसे साइज कंपेयर होती है। जिनकी कंपैरिजन में आप ये बात बोल रहे हो वहां पे क्या बेटा, साइज का कंपैरिजन होगा, और साइज के कंपैरिजन में जो फैक्टर लगेगा वो स्मॉल साइज का लगेगा। तो स्मॉल साइज में क्या होता है बेटा, लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा और वो इजीली डोनेट कर देगा। और इजीली डोनेट कर देगा तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वही क्या होता है, लेविस बेस होता है। लेविस बेस का मतलब क्या होता है, लेविस ने क्या कहा, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो लेविस बेस होता है। आई समझ में, यहाँ पे फ्लोरीन क्या होगा, बढ़िया बेस होगा ना, लेविस बेस होगा इन चारों में। तो आप देखो कि फ्लोरीन क्या होगा बेटा, बढ़िया बेस होगा। तो ये तो हमने वहां से पता लगाया। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या लिखा था कि लिविंग एबिलिटी जो है वो बेसिसिटी के इनवर्सली होती है। तो देखो इसका क्या आएगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएगा बेटा ना। तो ऐसा है कि जिसको बेसिसिटी 11th क्लास में पढ़ी है तो बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल के इन्वर्स कर दे तो लिविंग एबिलिटी आ जाएगा। या आपको ऐसा नहीं करना तो मैंने अभी आज आपको लिविंग एबिलिटी पढ़ाई दी बेटा, तो आप डायरेक्ट कर लो, है ना। और लिविंग एबिलिटी से आप इन्वर्स कर दो तो बेसिसिटी आ जाती है। देखो दोनों ऑर्डर एक दूसरे क्या बेटा, अपोजिट है। चलिए तो ये हमने कैसे निकाला बेटा, साइज से निकाला। साइज से क्यों निकाला, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप के थे बेटा है। चलिए
अगला आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लो आपको दिया है CH3 माइनस, उसके बाद आपको दिया बेटा जैसे OH माइनस, फिर आपको दिया है NH2 माइनस, और फिर आपको दिया है बेटा F माइनस। अब बोला कि इन चारों में से बताओ कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप है। लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर लिखिए आप। तो आप देखो बेटा कि यहाँ पर एक ही बेटा कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। तो आपको दिख रहा होगा कि पीरियड के एलिमेंट है बेटा। ये कौन से एलिमेंट है? ये पीरियड वाले एलिमेंट है। और पीरियड वाले एलिमेंट के लिए क्या होता है लिविंग एबिलिटी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा तो मैं लिखता हूं फॉर पीरियोडिक एलिमेंट लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बेटा? ऑब्वियसली बात है फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो उसकी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी भी ज्यादा होगी। उसके बाद ऑक्सीजन की होती है बेटा, तो कौन आएगा बोलो? तो उसके बाद आएगा बेटा OH माइनस आएगा। कौन आएगा उसके बाद? OH माइनस। उसके बाद बोलो कौन आएगा बेटा? उसके बाद आएगा NH2 माइनस। उसके बाद कौन आएगा? CH3 माइनस। यानी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है सबसे कम किसकी होगी बेटा? CH3 माइनस की, है ना, इन चारों में। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? फ्लोरीन की होगी। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर जो है F माइनस क्या है बेटा? गुड लिविंग ग्रुप। और यहां पर CH3 क्या है बेटा? बैड लिविंग ग्रुप। तो देखो अभी पिछले जो वाला एग्जाम्पल था बेटा, पिछले वाले एग्जाम्पल में फ्लोरीन अपना आया था बेटा बैड लिविंग ग्रुप, है ना, और इस वाले एग्जाम्पल में आया है गुड लिविंग ग्रुप। तो बेसिकली बेटा एक कंपैरिजन है। हम किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं ना? तो जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उनके कंपैरिजन में फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप था, लेकिन अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इनके कंपैरिजन में तो ये क्या बेटा? गुड लिविंग ग्रुप है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा कि फ्लोरीन जो है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, हमारे पास जितने भी ग्रुप हैं और सब ग्रुप की ओवरऑल अगर मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान रहे फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप में ही आता है। किस में आता है बेटा? फ्लोरीन जनरली बैड लिविंग ग्रुप में ही आता है। ये फ्लोराइड है ना बेटा, वो तो इनके कंपेरिजन में ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। चलिए बेटा कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बेसिसिटी का निकालना चाहो बेटा तो क्या लिखाओगे बोलो? बेसिसिटी क्या हो जाएगा? बेसिसिटी इसका उल्टा हो जाएगा ना। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल दे। बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा? बेसिसिटी ऑर्डर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था बेटा, या पढ़ाया था बेसिसिटी क्या होता है? क्या होता है बेटा बेसिसिटी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर आपने लिखा है उसका क्या कर दो आप? इनवर्स कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा? बेसिसिटी आपकी आ जाएगी। तो देखो बेसिसिटी के लिए क्या हो गया? CH3 माइनस सबसे ज्यादा हो जाएगा, NH2 माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा बेटा OH माइनस, और सबसे कम बेसिसिटी किसकी हो जाएगी बेटा? फ्लोरीन आयन की सबसे कम बेसिसिटी हो जाएगी। और याद रखना बेटा देखो बेसिसिटी जो है वो क्या होती है बेटा? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है बेसिसिटी? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बार बार बता रहा हूं मैं हर एग्जाम्पल में ना, याद रखना। चलिए वैसे आज का अपना जो टॉपिक है बेटा बेसिसिटी नहीं है, लिविंग ग्रुप है। वो तो मैं साथ के साथ बता देता हूं, मेरी आदत है पिछली चीज बार बार रिवीजन करवाना, तो आप करते रहे। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 3। आपको यहां पर दिया गया बेटा, आपको एक दिया गया यहां पर जैसे C डबल बॉन्ड O और O माइनस, है ना, एक ही दिया गया है। एक आपको दिया गया बेटा RO माइनस आपको दिया गया है, और एक दिया गया है बेटा RS डबल बॉन्ड O, दिस डबल बॉन्ड O माइनस। तो आपको बोला गया है जैसे इसको इन तीनों में, आपसे बोला गया कि इन तीनों में
कौन गुड लिविंग ग्रुप है और कौन बैड लिविंग ग्रुप है। अब आप देखो O माइनस यहां पर भी, O माइनस यहां पर भी, O माइनस यहां पर भी, तो तीनों में जो है वो जो माइनस है वो ऑक्सीजन के ऊपर है बेटा, है ना, यानी कि एटम सेम है। अब करना क्या है कि यहां पर देखो साइज को भी कंपेयर नहीं कर सकते और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तीनों में ऑक्सीजन है। अब आपको क्या करना है, आपको हम थोड़ा रेजोनेंस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे बेटा? रेजोनेंस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि चार्ज का डिस्पर्जन, है ना। तो आप देखो कि इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक छोड़ के एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होगा बेटा, है ना। इस वाले में आप देखो तो यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो देखो ये पाई का कॉन्जुगेशन, फिर इधर से भी पाई का कॉन्जुगेशन, एक बार इस तरफ होगा, एक बार इस तरफ होगा और एक बार इस तरफ होगा, यानी कि यहाँ पर 2 बार कॉन्जुगेशन होगा। इसकी बात करें तो यहां पर तो एक भी बार रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब ट्रिक क्या है, हिंट क्या है, ये है बेटा कि देखो यहां पर एक भी बार रेजोनेंस नहीं हुआ, एक भी बार चार्ज का डिस्पर्जन नहीं होगा। यहां पर एक बार चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है और यहां पर 2 बार चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है। यहां पर 1 टाइम्स चार्ज का डिस्पर्जन होगा, यहां पे 0 टाइम्स, यहां पे 2 टाइम्स। एक इधर डिस्पर्जन होगा चार्ज का और एक इधर डिस्पर्जन होगा चार्ज का। डिस्पर्जन का मतलब क्या बेटा? रेजोनेंस होना, है ना। तो एक बार ये लोन पेयर इस वाले पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेंगे और फिर एक बार यही लोन पेयर इस वाले पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेंगे। तो आप देखो कि मैंने क्या लिखा था कि डिस्पर्जन ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होता है बेटा, लिविंग एबिलिटी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो डिस्पर्जन ऑफ, क्यों? क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होता है तो बेसिकली चार्ज का उतना ही, मतलब पर्टिकुलर एटम पे चार्ज उतना ही कम हो जाएगा। मैं बोलूं कि ये जो चार्ज है वो आधा इसने ले लिया, आधा इसने ले लिया, तो इस पे तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, है ना। इसमें बात करें तो भी इसने तो चार्ज यही लेगा बेटा, तो आधा ले लिया, आधा बचा हुआ है, इसके पास तो पूरा ही बचा हुआ है ना। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा? किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी। RS डबल बॉन्ड O माइनस, बेसिकली सल्फेट है बेटा, सल्फेट ईस्टर है ना। उसके बाद किसकी होगी बेटा? इसकी RC डबल बॉन्ड O माइनस, और सबसे कम किसकी होगी बेटा? O माइनस की, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिख दे रहा हूं मैं? क्योंकि इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा? डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा? डिस्पर्जन ऑफ चार्ज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। और डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा उससे ज्यादा क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या होता है बेटा? उससे स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, उससे क्या होगा बेटा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होती है। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो ये एक और एग्जांपल था। तो याद है बेटा कि लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया होता है और कौन बढ़िया नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप निकाल सकते हो। चलिए, तो ये तो था बेटा लिविंग ग्रुप, है ना। अब ऐसा है कि बेटा मैं आपको एक जनरल ऑर्डर लिखा देता हूं लिविंग ग्रुप का, है ना, कि कौन जितने भी अपने पास लिविंग ग्रुप होते हैं। वैसे तो लिविंग ग्रुप आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक ऑर्डर लिखाने जा रहा हूं। जितने भी लिविंग ग्रुप होते हैं उनमें कौन, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये ऑर्डर लिखा देता हूं, है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन गुड होता है कौन बैड होता है ना। तो लिविंग एबिलिटी ऑर्डर, लिविंग एबिलिटी ऑर्डर। तो बेटा अगर हम बात करें सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप जो होता है वो Rn2 प्लस होता है। कौन होता है बेटा? Rn2 प्लस होता है। उसके बाद जो है ये N2 प्लस बेटा एजो कंपाउंड में आता है, Rn2 प्लस। उसके बाद होता है बेटा ROSO2 CF3। एक कंपाउंड ये अल्काइल ग्रुप है बेटा, RO फिर SO2 फिर CF3। इसको बेटा ट्रिफ्लेट ईस्टर भी बोलते हैं। ये जो आपका कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं ट्रिफ्लेट ईस्टर भी हम बोलते हैं, ट्राइफ्लेट ईस्टर भी हम बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा सिंपल सल्फेट वाला ईस्टर। उसके बाद कौन सा आता है बेटा? सिंपल सल्फोनेट वाला ईस्टर, सल्फोनेट वाला ईस्टर।
अब सल्फोनेट ईस्टर क्या होता है बेटा, जो भी मैंने बताया बेटा आपको, आर, अभी एग्जांपल है ना, एक तरफ आर फिर एस फिर दोनों तरफ ओ और ओ माइनस, जो वाला एग्जांपल था वो सल्फोनेट ईस्टर का था, है ना बेटा। चलिए उसके बाद आएगा बेटा, उसके बाद आता है बेटा आई माइनस, उसके बाद कौन आएगा बेटा आई माइनस, फिर आई माइनस के बाद कौन आएगा बेटा बी आर माइनस, फिर बी आर माइनस के बाद आता है बेटा आर ओ, ये आर ओ एच, देखो ये तो एल्कोहल है बेटा, लेकिन इस पे एक एच ओ लगा दो तो यहाँ पे कौन आ जाएगा प्लस, तो ये भी गुड लिविंग ग्रुप में आता है। फिर आएगा बेटा सी एल माइनस, उसके बाद आता है बेटा आपका आर, इस पे दो आर ना बेटा, एक आर दो आर, और उसके बाद मतलब दो आर, एक तरफ इधर भी आर लगा दो, ऐसा है ना बेटा। तो लेकिन आप जानते हो कि सल्फर जो है दो बॉन्ड बनाता है, तो उसने क्या किया बेटा तीन बॉन्ड क्यों बनाया, वैसे तो वो 6 भी बना सकता है, लेकिन कैसे बनाएगा, तो 2 बनाएगा या 4 बनाएगा या फिर 6 बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा। 3 बनाया इसका मतलब कि लोन पे डोनेट किया है। वैसे नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया बेटा, इसका मतलब उस पर क्या आएगा प्लस आएगा। उसके बाद आएगा बेटा फ्लोरीन एफ माइनस, उसके बाद आएगा बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी और आर, उसके बाद कौन आएगा बेटा आर ओ एच, यानी कि एल्कोहल है ना, ये तो पता होना चाहिए बेटा आर ओ एच क्या है, एल्कोहल है। उसके बाद कौन है बेटा आर ओ आर, क्या होता है बेटा ये ईथर होता है, पता होना चाहिए आपको, ये क्या होता है ईथर होता है। उसके बाद आएगा बेटा आर एन एच टू, ये क्या होता है अमाइन होता है। तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा दिया है। अब आप थोड़ा सा आपके लिए मैं क्या करता हूं बेटा कि याद रखना कि ये जो ग्रुप है, ये वाले जो ग्रुप है ये आते हैं बेटा गुड लिविंग ग्रुप, ये कौन से हैं गुड लिविंग ग्रुप में आते हैं। देखो मैंने वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा दिया है, तो सबसे गुड लिविंग ग्रुप तो ये है ही सही, सबसे गुड तो है ही सही, बट ये जितने भी बॉक्स में मैंने बनाए बेटा गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। और जो ये बचे हुए ग्रुप हैं, ये बचे हुए ग्रुप किस में आते हैं बेटा बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं ना। ये सब जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, अमाइन हो गया, ये सब बैड लिविंग ग्रुप की एबिलिटी इसमें, हाँ बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं बेटा। देखो आपको थोड़ा सा कंपेरिजन करो कि, लेकिन याद रखना बेटा कि बैड लिविंग ग्रुप जो है, बैड लिविंग ग्रुप को आप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन है वो सीखनी पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो एक तो इस देखो एल्कोहल को देखो, एक तो आप इस कंपाउंड को देखो और एक इसको देखो, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली देखा जाए बेटा तो ये एल्कोहल है और एल्कोहल से ही बना है बेटा ना। देखो इसको प्लस को हटा दो मैं और H प्लस को हटा दो, दिख रहा है आपको एल्कोहल ही है। लेकिन जैसे इसने लोन पे डोनेट किया और ये RO प्लस में कन्वर्ट हुआ तो क्या बन गया बेटा गुड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्कोहल जो आपका क्या था बेटा बैड लिविंग ग्रुप, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें गुड लिविंग ग्रुप है। वैसे जो ईस्टर होता है बेटा क्या होता है, वैसे ईस्टर जो होता है आप ईस्टर को भी क्या कर सकते हो ट्रिफ्लेट ईस्टर या सल्फोन ईस्टर में कन्वर्ट करके गुड लिविंग ग्रुप में बना सकते हो। तो ये कुछ ऑर्डर था बेटा गुड लिविंग ग्रुप का, ठीक है। अगला टॉपिक आता है बेटा अपना, अगला टॉपिक आता है अपना न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के लिए हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी हम पढ़ेंगे बेटा ना। चलिए अगला टॉपिक आता है बेटा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, चलिए तो अब थोड़ा सा हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो वैसे तो अगर आपको पता है अच्छी बात है बेटा, नहीं तो आप जानते हो बेटा कि जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम टेंडेंसी रखता है बेटा किसकी, टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल, है ना। अच्छा अगर मैं बात करूं लेविस बेस की, तो लेविस बेस क्या होता है, लेविस बेस भी क्या होता है बेटा टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेविस बेस भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और न्यूक्लियोफाइल भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली देखा जाए बेटा तो इतना ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा एक डिफरेंस है ना, उसको हम करते हैं सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे देखो बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोफाइल, आप मतलब चाहो तो न्यूक्लियोफाइल को लेविस बेस की कैटेगरी में रख सकते हो। कई बार ऐसे एमसीक्यू आ जाता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो वैसे याद रखना बेटा कि लेविस बेस होते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना, बोल सकते हैं। बट मैं फिर भी थोड़ा सा बेस में और न्यूक्लियोफाइल में आपको थोड़ा क्लियरिफाई देता हूं ना दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मान लेते हैं बेटा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक एटम है ए, है ना, ए के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ए ने क्या किया
ए ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बेटा किसको, H+ को। ये H+ क्या है बेटा, प्रोटॉन है। H+ को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन बोलते हैं। तो ए ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बेटा H+ को, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड बन गया AH। अब एक बार मान लो कि ये A है, A- और A ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, ये RX है बेटा। RX का मतलब क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। ये क्या होगा बेटा आपका अल्काइल हैलाइड, यानी इसको हेलो एल्केन भी आप बोलते हो ना। तो एक बार ए ने क्या किया कि इस R को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो उस वजह से क्या होगा बेटा कि ये X निकल जाएगा, ये बन जाएगा R और A, और आपका X- यहां पर निकल जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि यहां पर ए को क्या बोलेंगे बेटा। ए ने दोनों रिएक्शन में काम सेम किया है, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है बेटा, और यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है दोनों जगह। लेकिन जब ए एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसी प्रोटॉन को जब डोनेट करेगा, तो उस ए को हम बोलेंगे बेटा बेस। उस कंडीशन में ए को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। लेकिन अगर वो डोनेट करे किसी कार्बन को, किसी ग्रुप को, या मैं बोलूं कि बस प्रोटॉन को छोड़कर एक्सेप्ट द प्रोटॉन किसी को भी वो डोनेट करे, तो उस कंडीशन में वो हो जाएगा बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल और बेस में, ठीक है बेटा। तो बेस के लिए क्या बोलेंगे बेटा कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, प्रोटॉन को। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको करेगा, किसी को भी कर सकता है एक्सेप्ट प्रोटॉन, है ना बेटा। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए आपको क्या लिखा बेटा, ऑर्डर लिखा, सॉरी रिएक्शन लिखी है। अभी डेफिनेशन भी लिख देते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा बेटा न्यूक्लियोफाइल का, स्पीसीज which donate lone pair of electron to any species other than proton, है ना बेटा, अदर देन प्रोटॉन के अलावा की बात कर रहे हैं। तो टू एनी स्पीसीज अदर देन प्रोटॉन। और जनरली वो क्या होगा बेटा, अदर देन प्रोटॉन तो है, लेकिन अगर हम बात करें जनरली वो चीज क्या होगी बेटा, वो कार्बन ही होता है ना, कार्बोकेटाइन ही होगा, क्योंकि R जो है वो R को डोनेट करेगा। और R क्या होता है बेटा, कार्बन वाला ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है ना। तो जनरली वो किसको डोनेट करता है बेटा, कार्बोकेटाइन को डोनेट करेगा। जनरली किसको डोनेट करेगा बेटा, वो कार्बोकेटाइन को डोनेट करेगा। तो स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनी स्पीसीज अदर देन H+ होगा, और जनरली कार्बोकेटाइन होगा। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसकॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको तो मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, ये तो था न्यूक्लियोफाइल, और दोनों में डिफरेंस समझाई दिया बेटा मैंने, बेस क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगला टॉपिक आता है बेटा अपना, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगला टॉपिक आता है बेटा अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा एटम, कौन सा ग्रुप बहुत जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या मैं बोलूं कि किसकी पावर ज्यादा होती है, किसकी कम होती है बेटा ना, किसकी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, वो चीज हम पढ़ते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी में। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। चलिए, कौन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो किसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो मैं बोलूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि उसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मैं बोलूंगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, इसका मतलब कि लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम है ना।
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? टेंडेंसी टू डोनेट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिख सकते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेंडेंसी टू डोनेट, अच्छा इतना लिख लो बस बेटा, चलेगा ना? टेंडेंसी टू डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। अब हम वो फैक्टर पढ़ेंगे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करते हैं बेटा? अफेक्ट करते हैं। यानी कि कौन से फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर सकता है और कौन डिक्रीज कर सकता है। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं बेटा कि जैसे मान लो कि एक आपके पास एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से ले दे रहा हूं यहां पर कि मान लो आपके पास एक OH माइनस है और आपके पास क्या बेटा? एक H2O है। एक OH माइनस है और एक H2O है। यहाँ पर OH माइनस के पास भी लोन पेयर है और H2O के पास भी क्या है बेटा? लोन पेयर है। ये भी डोनेट कर सकता है, तो ये भी क्या कर सकता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ये भी डोनेट कर सकता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ये मैं बोलूं कि ये भी होता है और ये भी होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन सा गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, या किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो याद रखना बेटा कि न्यूट्रल वाले के कंपैरिजन में उसका चार्ज वाला जो होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? चार्ज्ड लिख दे रहा हूं मैं यहां बेटा, चार्ज्ड स्पीसीज is more nucleophilic. Charged species is more nucleophilic than corresponding न्यूट्रल ग्रुप। जैसे एक चार्ज स्पीसीज है बेटा और इसका कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल कौन सा है बेटा? H2O। तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा बेटा? OH माइनस। सिमिलरली मान लो मेरे पास बेटा एक NH2 है और एक NH3 है, तो NH3 में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये NH2 माइनस है बेटा। क्या है? NH2 माइनस। तो NH2 माइनस में भी क्या होगा बेटा? यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, कौन होगा बेटा? दोनों में से NH2 माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। एक बेटा CH3COOH माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एसीटेट आयन बोलेंगे ना, एसीटेट आयन। और एक है आपके पास CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक एसिड। तो एक तो एसीटेट आयन है और एक एसिडिक एसिड है, तो कौन ज्यादा होगा बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, लेकिन कौन जल्दी डोनेट कर देगा? माइनस वाला, है ना बेटा? क्यों? क्योंकि माइनस वाले में क्या होता है बेटा? ये माइनस पहले से है और ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं बेटा, है ना? तो याद रखना कि जो चार्ज वाला स्पीसीज होता है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल के कंपेरिजन में ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है। अगला जैसे मान लो बेटा ये आपका है, एक है RO माइनस और एक है आपका ROH। तो ये एल्कोहल है। एल्कोहल में आप जानते हो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल है बेटा। और यहाँ पर भी RO माइनस के पास क्या है बेटा? RO माइनस के पास क्या है? लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा बेटा? कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? चार्ज वाला। कौन ज्यादा होगा बेटा? चार्ज वाला ज्यादा होगा। जैसे हम बात करेंगे एल्कोहल होता बेटा, लेकिन एक और होता है, एक होता है RS माइनस और एक RSH, है ना? ये देखो ये एल्कोहल, लेकिन और ये कौन सा बेटा? थायोल। ये कौन सा है आपको पता होना चाहिए, कौन बेटा? थायोल। अगर ओको हम सल्फर से रिप्लेस कर दें तो थायो लग जाता है ना, तो ये एल्कोहल, तो ये कौन सा बेटा? थायो एल्कोहल, THIO। कौन सा बेटा? थायो एल्कोहल। चलिए, तो थायो एल्कोहल में सल्फर डोनेट कर सकता है और यहाँ पर भी ये सल्फर डोनेट कर सकता है। ज्यादा पावर किसकी होगी बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? RS माइनस की। तो पहला पॉइंट तो यही था बेटा कि चार्ज वाले ज्यादा होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल के कंपेरिजन में। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा।
अगला आता है बेटा, अगर हम बात करें पीरियोडिक एलिमेंट, यानी कि आपको पीरियोडिक एलिमेंट का कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे। दूसरा आता है कि इन पीरियड की बात करते हैं बेटा ना। तो क्या होता है कि पीरियड में जैसे आप जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में तो कहां जाते हैं बेटा, हम पीरियड में कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एक चीज याद रखना बेटा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। माफी चाहूंगा बेटा, क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होती है। उसका रीजन देखो, अच्छा रीजन है बेटा कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो फिर वो डोनेट क्यों करेगा, या मैं बोलूं कि जब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। और साथ ही साथ एक और चीज याद रखना बेटा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कम होती है और साथ के साथ में जो अगर आपको बेसिसिटी पूछा जाए ना बेटा, अगर आपसे पूछ ले बेसिसिटी क्या होती है बेटा, तो याद रखना बेसिसिटी भी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है ना। याद रखना बेटा बेसिसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फ्रॉम लेफ्ट राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। फिर से बोल दे रहा हूं, हमारा टॉपिक न्यूक्लियोफिलिसिटी है बेटा, मैं तो थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दिया मैंने आपको बेटा, आपको दिया गया है तो CH3 माइनस दिया गया है और आपको दिया गया बेटा NH2 माइनस आपको दिया गया है और आपको दिया गया है OH माइनस आपको दिया गया है, NH2 माइनस CH3 माइनस OH माइनस, एक आपको F माइनस दिया गया है। अब आप देखो थोड़ा एटम पहचानो बेटा, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर ये कौन से वाले एलिमेंट, पीरियड के एलिमेंट है ना। तो पीरियड में क्या होता है कि लेफ्ट राइट जाने पर, अब आप देखो ये तो क्वेश्चन है बेटा ना, जो क्वेश्चन है अगर आंसर की बात करें तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, CH3 के बाद कौन आएगा बेटा, लेफ्ट राइट जाएंगे तो नाइट्रोजन आता है, कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है बेटा, ऑक्सीजन आता है, और कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा बेटा, लेफ्ट राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये वाला आएगा। ये किसका ऑर्डर आएगा बेटा, ये किसका ऑर्डर है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है बेटा ना। और याद रखना कि जब अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी ना। तो एक चीज याद रखें बेटा, क्या याद रखना है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बस इतना ही काफी है, इतना याद रख लेना बेटा ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो ये पीरियड के एलिमेंट के लिए हुआ। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी पढ़ रहे थे। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और याद है ना लिविंग ग्रुप एबिलिटी में क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी, है ना वहां पर। लेकिन यहां पर क्या बेटा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों को सेपरेट पढ़ना, कंसेप्ट लगा के पढ़ना बेटा, है ना। चलिए अगला आता है बेटा थर्ड। इन ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इन ग्रुप। अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाए बेटा तो ग्रुप में कहा जाता है बेटा, वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं ना। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप में जैसे हम कहा जाएगा टॉप टू डाउन जाएंगे, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन जाएंगे तो उससे क्या होता है बेटा कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज क्यों होती है बेटा, थोड़ा सा देख लेना।
क्योंकि साइज बढ़ती है। साइज बढ़ने से क्या होता है बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो डोनेट करने की इंक्रीज हो जाएगी बेटा ना। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो है बेटा कि इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप डाउन जाने पर क्या होता है बेटा, साइज बढ़ती है। क्या होता है, साइज बढ़ती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइज होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन किसके लिए, ग्रुप के लिए। तो याद रखना बेटा कि लिविंग ग्रुप में भी ये था। लिविंग अगर ग्रुप की हम बात करें तो लिविंग ग्रुप भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होती है। दोनों ही याद रखना बेटा ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि टॉप टू डाउन जाने पर, टॉप टू डाउन जाने पर बेसिसिटी, टॉप टू डाउन जाने पर बेसिसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। टॉप डाउन जाने पे क्या होता है बेटा, बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। याद रहेगा आपको, या करना पड़ेगा बेटा, याद है ना। चलिए अब जैसे एग्जांपल लेते हैं। आपने लिया बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। आपसे पूछा जाए इन चार में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपको याद आ जाना चाहिए बेटा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप में क्या होता है कि टॉप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ती है। ये क्या है बेटा, टॉप, और टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन जाने पर क्या होगा बेटा, साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा, साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा बेटा कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन कम होने से क्या हो जाएगा बेटा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। और टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। अच्छा अभी जो मैंने इससे जस्ट पहले का जो एग्जांपल दिया है, इसके जस्ट पहले का जो एग्जांपल दिया था CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, उस एग्जांपल को बेटा आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, IMP लगा लेना। और IMP में भी क्या ज्यादातर OH माइनस और NH2 बेटा बहुत बार काम में आता है कि OH माइनस ग्रुप के कंपैरिजन में और NH2 ग्रुप के कंपैरिजन में दोनों का क्या याद रखना है आपको, लिविंग ग्रुप भी याद रखना है और न्यूक्लियोफाइल भी आप दोनों को याद रखना है बेटा कि OH माइनस में और NH2 ग्रुप जो माइनस है, लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया होता है और न्यूक्लियोफाइल कौन बढ़िया होता है ना बेटा। तो दोनों ही चीज आपको याद रखनी है। चलिए तो अगला आता है बेटा, अगला आता है पॉइंट नंबर 4, सॉल्वेंट इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट किसमें बेटा, ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगला टॉपिक आता बेटा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब इस टॉपिक की हम बात करें बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं ना कि सॉल्वेंट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि कौन सा सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है और कौन सा सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब लेकिन उसके लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं। तो उसके लिए हम बात करें बेटा, तो हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। किसकी बात करें, हम बात करें सॉल्वेंट की। तो बेसिकली जो सॉल्वेंट होते हैं बेटा, बेसिकली सॉल्वेंट जो जनरली दो तरह के होते हैं। सॉल्वेंट जो है जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बेटा पोलर सॉल्वेंट। कौन से होते हैं, एक तो पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं बेटा, कौन होते हैं पोलर सॉल्वेंट, जिसका जो डाइपोल मूवमेंट है ना बेटा, डाइपोल मूवमेंट से जाए तो डाइपोल मूवमेंट जो म्यू है वो जीरो नहीं होता है। डाइपोल मूवमेंट म्यू जीरो नहीं होता है ना। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसमें प्लस माइनस आ जाता है बेटा ना, जैसे H2O, H प्लस OH माइनस, HCl, H प्लस Cl माइनस, अमोनिया, तो जिसमें प्लस माइनस आता है, जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता, वो सब पोलर में आते हैं।
और एक होता है बेटा दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट। और क्या होता है बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर जिसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, और जब कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा तो उनका जो डायपोल मूवमेंट है बेटा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन पोलर। जैसे जितने भी अपने पास जनरली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जनरली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन हो गया बेटा, क्या हो गया अपने पास? बेंजीन हो गया, आपके पास ईथर हो गया, आपके पास CCl4 हो गया। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो बेटा नॉन पोलर की कैटेगरी में अपने पास आते हैं, है ना। बेंजीन, ईथर, CCl4 बहुत सारे अपने पास, जैसे हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन भी एक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। तो एक्सेट्रा बहुत सारे सॉल्वेंट है ना। चलिए अब अगला आता है पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर होते हैं बेटा, जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट बेटा फर्दर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो होता है, एक होता है बेटा पोलर प्रोटिक, एक कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा बेटा? पोलर प्रोटिक। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक कौन सा बेटा? पोलर अप्रोटिक। अप्रोटिक, ध्यान से देखना बेटा। एक तो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दोनों में डिफरेंस क्या? कि पहली बात तो पोलर तो दोनों ही है बेटा ना, प्लस माइनस तो दोनों के पास है। प्रोटिक मतलब जो H+ डोनेट कर सकता हो, ऐसा पोलर सॉल्वेंट जो H+ डोनेट कर सकता हो उसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक। और ऐसा पोलर सॉल्वेंट जो H+ डोनेट नहीं करता हो उसको हम बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक में यहां पे क्या लिखोगे बेटा? ये क्या करता है बेटा? प्रोटॉन डोनर होता है। ये क्या होता है बेटा? प्रोटॉन डोनर होता है। चलिए, और ये प्रोटॉन डोनर नहीं होता है। अच्छा, मेरे पास स्पेस कम है, मैं मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं बेटा ना, यहां के बाद में थोड़ा ऊपर लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बेटा किसकी? थोड़ा सा मान लो, ये कौन सा बेटा? पोलर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना बेटा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं बेटा जो प्रोटोन क्या करते हैं बेटा? डोनेट करते हैं। प्रोटोन डोनेट करते हैं या प्रोटोन डोनर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक। अब अगर डोनर की बात करें, अगर हम डोनर की बात करें कि डोनेट कौन करेगा बेटा, तो वो चीज पहचानने के लिए मैं क्या बता रहा हूं बेटा कि ऐसे सॉल्वेंट जो कि कंटेन करते हो, ऐसे सॉल्वेंट जो कि कंटेन करते हो, क्या कंटेन करते हो? जैसे OH बॉन्ड हो गया या NH बॉन्ड हो गया या SH बॉन्ड हो गया। तो जो OH बॉन्ड कंटेन करते हो, NH बॉन्ड कंटेन करते हो, SH बॉन्ड कंटेन करते हो, वो सब क्या करेंगे बेटा? प्रोटॉन डोनर होते हैं। और जो प्रोटॉन डोनर होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल की बात करें बेटा H2O, किसकी बात करें? H2O। तो H2O क्या होता है बेटा? H+ देता है ना, तो पोलर तो होता ही है लेकिन H+ देता है, इसलिए वो पोलर प्रोटिक में आएगा। तो उसके बाद ROH, एल्कोहल हो गया, ROH बॉन्ड हो गया बेटा, RCOH भी इसी कैटेगरी में आता है। उसके अलावा NH3 में पोलर होता है, NH बॉन्ड होता है, RNH2 1 डिग्री अमाइन। ये RNH2 क्या है बेटा? 1 डिग्री अमाइन है, पता होना चाहिए आपको। तो NH बॉन्ड होता है। उसके बाद R2NH 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन में क्या होता है बेटा कि NH बॉन्ड दिख रहा है आपको, लेकिन याद रखना बेटा 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन क्या होगा? R3N। इसमें NH नहीं है ना, इसलिए ये नहीं आएगा बेटा ना। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। उसके अलावा RSH, जैसे OH होता है एल्कोहल, वैसे SH होता है एल्कोहल। तो कुछ सॉल्वेंट है जो क्या होता है बेटा? पोलर प्रोटिक होते हैं। अब आते हैं पोलर एप्रोटिक। और ये कौन सा होता है? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन होता है बेटा? जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते हैं। प्रोटॉन डोनेट क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि उनके पास OH, NH, SH बॉन्ड नहीं होता है। तो डज नॉट कंटेन OH,
डज नॉट कंटेन OH, NH, SH बॉन्ड। इन बॉन्ड को ये कंटेन नहीं करते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल में जैसे बात करूं मैं एसीटोन की बात करता हूं बेटा। किसकी बात करते हैं? एसीटोन की। तो एसीटोन जो है, थोड़ा सा अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं यहां से समझा रहा हूं बेटा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो ये एसीटोन होता है बेटा, आपको यहां पर लिखना है ना। तो ये एसीटोन होता है। अब आप देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ले लेगा O माइनस होता है और C प्लस, तो पोलर हुआ। ये क्या हुआ? प्लस माइनस साइन आ गया, पोलर तो हुआ। लेकिन इसमें ना तो बेटा OH है कहीं पर, है ना SH है, ना फिर यहाँ पर क्या है NH है, तो ये भी प्रोटिक नहीं है। तो पोलर तो है लेकिन प्रोटिक नहीं है, तो इसको बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है। अब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में एसीटोन के अलावा और कौन कौन से होते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा वापस, है ना। कॉपी कर दीजिए बेटा आप लोग ये साथ के साथ। चलिए तो अगर हम बात करें, पहला तो एग्जांपल कौन सा था बेटा अपने पास? एसीटोन। कौन सा एग्जांपल था? एसीटोन। कैसे एसीटोन? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेसिकली क्या है बेटा ये कि O पे क्या होता है? O पे माइनस होता है और C पे प्लस होता है। तो यहाँ पर ये पोलर तो है, नो डाउट, ये क्या है? पोलर तो है। लेकिन कहीं पर भी ये देखो यहाँ पर न तो OH है बॉन्ड और ना NH है ना SH है, यानी कि प्रोटिक नहीं है, ये प्रोटिक नहीं है। तो ये हो गया पोलर एप्रोटिक। उसके अलावा एक होता है DMSO। क्या होता है? DMSO। अगर DMSO की फुल फॉर्म की हम बात करें बेटा, तो ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या होता है बेटा? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। देखो जैसे कि मान लो हम इसका एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं, CH3 S डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या बेटा? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो यहां पर भी O माइनस सल्फर प्लस, तो पोलर है। ये क्या बेटा? पोलर तो है लेकिन प्रोटिक नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसके अलावा एक आता है बेटा DMA आता है। अब DMA की अगर आप फुल फॉर्म देखो तो क्या होता है बेटा? डाई मिथाइल एसिटामाइड। क्या होता है बेटा? डाई मिथाइल एसिटामाइड। तो देखो एसिटामाइड आपको पता हो बेटा, देखो क्या होता है? CH3 C डबल O NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। एक कार्बन और दो कार्बन है ना, एसिड है, इसको बोलते हैं एसिड अमाइड। लेकिन एसिड अमाइड की ये जो हाइड्रोजन है उनको आप रिप्लेस कर दो किससे? दो CH3 से, तो क्या हो गया? एक मिथाइल दो मिथाइल, तो डाई मिथाइल एसिड। ये दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिड। और ये अमाइड है ना, CO बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? अमाइड। देखो दो मिथाइल तो डाई मिथाइल, दो कार्बन को बोलते हैं एसिड, और C डबल बॉन्ड O N को इसको बोलते हैं अमाइड। तो डाई मिथाइल एसिड अमाइड। तो ये भी कौन सा होता है बेटा? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक है ना। चलिए तो ये सब कौन सा एग्जांपल लिखा है बेटा मैंने? पोलर एप्रोटिक। एक और होता है बेटा, तभी लिखवा दूंगा मैं। एक और होता है बेटा HMPA। HMPA क्या होता है बेटा? पोलर एप्रोटिक। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फुल फॉर्म होती है बेटा इसकी हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड। अब जैसे मान लो, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कहीं पे HMPA लिखा हुआ आपको दिखे तो आप समझ जाना कि एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो आप बता देता हूं। देखो फॉस्फोरामाइड की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखो बेटा कि जैसे अमाइड क्या होता था? सिंपल अमाइड होता है CON, इसको बोलते हैं सिंपल अमाइड। तो इसकी जगह आप कर दो POON, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस वाला अमाइड। ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉस्फोरस वाला अमाइड। अब आप इसकी दो वैलेंसी की जगह पे क्या लगा दो? CH3 लगा दो, ठीक है। उसके बाद बेटा लेकिन हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? 5 बॉन्ड। तो एक तो इधर हो गया, 3 तो गया बेटा, ये 4 बॉन्ड और ये 5 बॉन्ड। और सेम इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? NCH3 इधर भी क्या हो जाएगा? NCH3 और ये NCH3। देखो 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सामिथाइल। और चूंकि PON बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? अमाइड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉस्फोरस वाला अमाइड।
चलिए, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। आपको कई रिएक्शन में मिलता है, जैसे आपको मिलेगा A+B गिव्स रिएक्शन समथिंग समथिंग, या मिल जाएगा DMA, है ना। तो और क्या मिल जाएगा, C+D। तो अब आप DMA का बस आपको ये पता होना चाहिए कि DMA एक सॉल्वेंट है, और कौन सा है बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। बस इतना आपके काम की चीज है। चलिए, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा कि सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, लेकिन अब ये पढ़ क्यों रहे थे हम, थोड़ा याद करो। हम पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल पर, न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या इफेक्ट होगा बेटा, है ना। तो देखो होता क्या बेटा कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके पास होते हैं लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर। जैसे मान लो कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल से लोन पेयर होते हैं। अब मान लो उसके आसपास ऐसा कोई सॉल्वेंट आ जाए जो प्रोटॉन डोनर हो। मान लो उसके पास ऐसा कोई सॉल्वेंट आ जाए जो प्रोटॉन डोनर हो, जैसे कि एल्कोहल आ जाए, H2O आ जाए, अमोनिया आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो सॉल्वेंट है वो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा बेटा, सॉल्वेट कर लेगा। या मैं बोलूं उसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा बेटा कि H+ में के साथ मिली क्या इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। यहाँ पर कुल मिला के मैं बोलूं कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास क्या बेटा, प्लस है। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा बेटा। तो ऐसा समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट ने इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लिया बेटा, सोल्यूबल कर लिया। तो अब जैसे सोल्यूबल कर लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल की जो पावर है बेटा वो कम हो जाती है। क्या होता है, पावर कम हो जाती है। और पावर कम होने का मतलब है कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। समझ में आया। तो क्या हुआ कि अब वो जितना ज्यादा सोलवेट होगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। इसको एक मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये जो Nu- है इसके पास 100 रुपए है। Nu- के पास कितने रुपए बेटा, 100 रुपए है, जो कि किसी आपको देने, मान लीजिए ना इसके पास 100 रुपए है जो कि आपको देने हैं। लेकिन इसको बीच में 5 आदमी इसे मिले, 5 भिखारी मिले। अब इसने क्या किया कि सबको बेचारों को 10-10 रुपए दे दिए, 10 इसको दिए, 10 इसको दिए, 10 इसको दिए, 10। तो अब आप सोचोगे 100 रुपए में से जब इसने 50 रुपए दे दिए तब आपके पास कितने बचे बेटा, आपको लाके कितना देगा, ये 50 लाके देगा। तो सोचो कि जो चीज 100 रुपए देता वही आपको क्या देगा, 50 रुपए देगा। तो पावर क्या हुई, पावर कम हो गई। सेम चीज को हम न्यूक्लियोफिलिसिटी से समझ सकते हैं बेटा, है ना, कि किसी को लोन पेयर देने जा रहा था, किसी अल्काइल ग्रुप को लोन पेयर देने जा रहा था, तो लेकिन ये मिल गए, इस वजह से जिस पावर से पहले देता वो उतनी पावर से, उतनी स्ट्रेंथ से नहीं दे पाएगा बेटा, ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा, जितने ज्यादा भिखारी इसको मिलेंगे उतना ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा। और जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि सोल्वेशन इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। और सोल्वेशन जो है वो साइज पे डिपेंड करता है बेटा, है ना। सोल्वेशन जो है वो साइज पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, और ये चीज किस में होती है बेटा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में। ये चीज किस में होती है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। आपको याद क्या रखना है, सिंपल आपको याद रखना है कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं कि इन क्या होता है बेटा, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो ये एनाइन है बेटा, है ना, ये क्या बेटा, ये एनाइन है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो एनाइन तो होता है ना। क्या होता है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एनाइन। एनाइन किसकी बात चल रही है बेटा, एनाइन से मतलब न्यूक्लियोफाइल की बात चल रही है ना। एनाइन इज solvated by हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों, क्योंकि प्रोटीन वाले H+ देते हैं। चलिए लिख दीजिए बेटा ये।
चलिए अब सोलवेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है कि सोल्वेशन करने से क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, सोल्वेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्वेशन ऑफ एनायन। सोल्वेशन ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा, पक्का है ना बेटा, याद रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। अब किसका सोल्वेशन ज्यादा होगा या कौन से एनाइन का सोल्वेशन ज्यादा होगा, तो देखो अगर छोटी साइज का एनाइन है बेटा, क्या है, अगर छोटा एनाइन है बेटा, छोटी चीज है तो क्या होती है, वो जल्दी सोल्वेट हो जाती है ना, तो जल्दी सोल्वेट हो जाएगी। तो साइज की क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो सोल्वेशन ऑफ एनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो क्या बेटा, साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन। ठीक है, पक्का। चलिए तो अभी आप अगर आप यहां से थोड़ा सा देखो बेटा, इन दोनों को सिर्फ इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ तो आपको एक रूल निकल के आ रहा होगा। क्या निकल के आ रहा होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। क्या रहा बेटा, साइज ऑफ एनाइन। लेकिन ये कब, किसके लिए बेटा, ये बोलो, ये चीज किसके लिए है, ये चीज किसके लिए है, ओनली फॉर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किसके लिए बेटा है, ओनली फॉर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, किसके लिए, F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस। तो क्या हो रहा है बेटा कि आई माइनस की साइज ज्यादा है, ये किसमें बेटा, इन क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना। चलिए तो ये ऑर्डर किसका लिखा बेटा मैंने, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखा है ना। आयोडीन की साइज ज्यादा होती है, साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा बेटा कि सोल्वेशन कम होगा, और सोल्वेशन कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, या साइज ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, है ना। लेकिन किसके लिए बेटा, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। चलिए कॉपी कर दीजिए। अब आपको इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में कंक्लूजन जो मैं है वो देता हूं बेटा ना। आपको एक चीज कंक्लूजन बाद में दूंगा, अभी पहले आप प्रोटीन का भी पढ़ लेते हैं बेटा। तो अब क्या होता है कि इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर कौन सा बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या होगा कि कोई भी प्लस नहीं मिलेगा बेटा, H प्लस नहीं मिलेगा, H प्लस नहीं मिलेगा तो सोल्वेट नहीं होगा, है ना बेटा। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, सोल्वेंट आर नॉट सोल्वेट एनाइन। यहां पर जो सोल्वेंट होता है वो एनाइन को सोल्वेट नहीं करता है ना बेटा। क्यों नहीं कर पाता है, उसके लिए क्या बेटा, क्योंकि उसके पास H प्लस नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो एप्रोटिक सोल्वेंट होते हैं ये सब लार्ज साइज के होते हैं, एसीटोन है ना, DMA DMSO। तो बड़ी साइज की होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है ना, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। तो रिपल्शन की वजह से सोल्वेट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब जब सोल्वेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल सोल्वेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल इज फ्री इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बेटा कि न्यूक्लियोफाइल जो है फ्री होता है बिल्कुल, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज की। किसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। यानी कि अगर उसको किसी को 100 रुपए देना है आपको तो वो 100 रुपए देगा, उसको बीच में कोई भिखारी नहीं मिला, है ना। बहुत पावरफुल होता है बेसिक इसमें। तो यहां पर अगर थैंक्स, अच्छा तो ऑर्डर की बात करें तो थोड़ा सा याद रखना बेटा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, किसमें, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो वो क्या होता है बेटा कि यहाँ पर F माइनस की ज्यादा होगी, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। तो ये ऑर्डर आप याद रहे, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर सॉल्वेंट एप्रोटिक है तो ये वाला रूल अप्लाई होता है, जबकि प्रोटिक है तो पिछले वाला अप्लाई होता है ना। तो कॉपी कर दीजिए बेटा। अब हम बात करते हैं कुछ, जैसे मैंने लिविंग ग्रुप में आपको ऑर्डर लिखाया था बेटा ना, लिविंग ग्रुप में मैंने क्या लिखाया था, आपको एक ऑर्डर लिखाया था। वैसे मैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर लिखा देता हूं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में ऑर्डर किसका लिखा हुआ बेटा मैं, पोलर प्रोटिक वाले का। प्रोटिक वाले का क्यों, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही कराते ना। बहुत रिएक्शन में आपको H2 बहुत बार मिलेगा। अगर जितनी भी रिएक्शन है सबका अगर सॉल्वेंट देखा जाए तो जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है बेटा कि सबसे ज्यादा सॉल्वेंट जो यूज होता है वो H2O यूज होता है ना, तो वो क्योंकि पोलर प्रोटिक होता है। तो हम वही ऑर्डर उसमें लिखेंगे ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो याद रखना बेटा कि RS माइनस की सबसे ज्यादा होती है, RS माइनस के बाद Cn माइनस की सबसे ज्यादा होती है, फिर I माइनस सबसे ज्यादा होता है, फिर OH माइनस ज्यादा होता है, फिर N3 माइनस ज्यादा होता है, फिर Br माइनस ज्यादा होता है, फिर COO माइनस ज्यादा होता है, फिर Cl माइनस ज्यादा होता है, फिर F माइनस ज्यादा होता है, फिर H2O ज्यादा होता है। ठीक है, कर दिया कॉपी। इस ऑर्डर को याद रखना बेटा ना। चलिए, तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अब कंक्लूजन क्या है, मैं थोड़ा सा एक नोट लिखवाना चाहता हूं, वो कंक्लूजन तो नहीं है, नोट ये है बेटा, नोट इतना सा याद रखना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये बहुत काम आएगा बेटा। अभी अगले जो 1-2 लेक्चर आएंगे उसमें मैं इसको बार बार यूज करूंगा ना। तो याद रखना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज कर देते हैं। किसको डिक्रीज कर देते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी को। क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इतना जरूर आप याद रखना। ठीक है, तो ये आज था बेटा अपने पास लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये हमने क्यों पढ़ा बेटा, क्योंकि आगे की रिएक्शन में बहुत काम आएगा ना। जल्दी जेई और नीट में, तो अगर आपको जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो तो बेटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड में भी थोड़ा सा आपको अगर SM1 रिएक्शन SM2 रिएक्शन अगर अच्छे से पढ़नी है तो उसके लिए ये चीजें जरूर काम आती है बेटा, है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर को ही खत्म करते हैं बेटा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।